Welcome to INAN's Student. INN Student is a platform for law students to come here and deliver a lecture on the topic of their choice. Today we have with us law student Vishal Adsule. He is going to speak on balancing technology and law, cyber security challenges in India. He is from Subhash Desai College of Law. So without wasting further time, I would request him to commence with the lecture. Thank you. Hello, I am Vishal Adsule from Subhash Desai College of Law. सोचिए, आप रात को आराम से बैठे हैं और अचानक आपके फ़ोन पर एक एसएमएस आता है, डियर कस्टमर, योर बैंक अकाउंट विल बी ब्लॉक, क्लिक हियर टू अपडेट योर केवाईसी। आप घबरा कर लिंक पर क्लिक करते हैं और सुबह तक आपका अकाउंट खाली हो चुका होता है। हमारे देश में हर रोज़ यह हो रहा है। फ्रॉम जामताड़ा टू मेट्रोज, साइबर क्राइम इज़ एवरीवेयर। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमूराबी टैबलेट्स को, हमारे प्रिंसिपल मैडम को और प्रोफेसर को, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आपके साथ एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर सकूं। बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड लॉ, साइबर सिक्योरिटी challenges in India. Why this topic matters? India today is the world's fastest growing digital economy. हमारी ज़िंदगी का हर हिस्सा आज टेक्नोलॉजी से जुड़ चुका है। आधार से लेकर यूपीआई तक, डिजिटल लॉकर से ई कोड्स और ई गवर्नेंस तक। टुडे वी पे बिल्स ऑनलाइन, अटेंड कोर्ट हियरिंग्स वर्चुअली, फाइल केसेस इलेक्ट्रॉनिकली एंड इवन साइन डॉक्यूमेंट्स डिजिटली। टेक्नोलॉजी ने हमें कन्वीनियंस दी है, स्पीड दी है, एफिशिएंसी भी दी है, बट एट द सेम टाइम द डिजिटल ग्रोथ के साथ एक नई चुनौती भी आई हुई है, वो है साइबर इनसिक्योरिटी। हरदम किसी न किसी न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं यूपीआई स्कैम ने लाखों रुपए उड़ गए, डीप फेक वीडियो से किसी की रिपुटेशन खराब कर दी, डेटा लीक से लाखों लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन डार्क वेब पर बिक रही है। सो वाइल टेक्नोलॉजी इज एम्पावरिंग अस, इट इज़ ऑल्सो एक्सपोजिंग अस। यही वजह है कि आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, कैन वी कीप पीस विद टेक्नोलॉजी? क्या हमारा कानून उतनी ही तेज़ी से इवॉल्व हो रहा है जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है? बिकॉज इफ़ टेक्नोलॉजी इज़ द ड्राइवर जो हमें आगे बढ़ा रही है, द लॉ मस्ट बी द सीट बेल्ट जो हमारी जर्नी को सेफ और डिसिप्लिन बना रहा है। टेक्नोलॉजी ने हमें नई दिशा दिखाई है, लेकिन लॉ हमें सीमा और सुरक्षा देता है। विदाउट लॉ टेक्नोलॉजी बिकम्स आउटडेटेड। इसलिए दोनों का साथ होना ज़रूरी है। ओनली व्हेन लॉ एंड टेक्नोलॉजी वर्क्स टुगेदर, India can be forward as a secure digital and good nation. साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया। जब भी हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, हमें गर्व होता है कि हमारे इस देश में टेक्नोलॉजी के मामले में कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। आधार, यूपीआई, फास्टैग, डिजी लॉकर्स, ऑनलाइन बैंकिंग, ई फिलिंग ऑफ कोर्ट केसेस, दीज आर नॉट स्मॉल अचीवमेंट्स, बट द ट्रूथ इज हर नई टेक्नोलॉजी अपने साथ एक नया खतरा भी लेके आती है। लेट्स लुक एट दी फ्यू मेजर साइबर सिक्योरिटी challenges in India facing today. First, data protection and privacy. Our data is our identity today. From our Aadhaar number to our bank details, everything is digitally stored. लेकिन सवाल ये है, क्या वो डेटा सुरक्षित है? 2018 में आधार डेटा लीक की खबर आई थी। करोड़ों लोगों की पर्सनल इंफॉर्मेशन पब्लिकली एक्सेसिबल थी। दिस कम द लैंडमार्क केस जस्टिस के.एस. पुट्टासामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017, where the Supreme Court declared right to privacy a fundamental right under Article 21. It was a proud moment but also a reminder कि अगर हम सिटीजन्स की प्राइवेसी प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो डिजिटल इंडिया कभी सुरक्षित इंडिया नहीं बन सकता। Cyber crime and financial frauds. Let's talk about the cyber, especially financial frauds. I'm sure you have heard about the Jamtara.
अ स्मॉल टाउन इन झारखंड, जिन्होंने पूरे भारत को साइबर फ्रॉड के लिए बदनाम कर दिया. People they run phishing rackets and two bank officers sending a fake OTP, calling innocent people, and with minutes bank accounts empty. Under the Information Technology Act 2000, Section 66C and 66D talk about the identity theft and cheating by in person. But the problem is not the lack of law, it is the lack of awareness and enforcement. Cyber police sessions are few, digital forensics experts are limited, सही तरीके से कलेक्ट नहीं किया जाता. रिजल्ट लॉ कन्वीनियंट रेट. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप फेक. अब बात करते हैं एआई और डीप फेक की. टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि किसी भी फेक वीडियो या ऑडियो बनाना पॉसिबल है. इमेजिन अ फेक वीडियो ऑफ ए पॉलिटिशियन गिवन अ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट या किसी जज का manipulated judgment video. Such deepfakes can destroy reputation and even threat taken national security. The sad part is India does not yet have a special law to deal with the deepfakes. IT Act 2000 में इतनी क्लियरिटी नहीं है. AI generated content को रेगुलेशन को कैसे किया जाए. So the question is, how do we punish something that the law itself does not define it? Attacks on critical infrastructure. One of the biggest threat today is our critical infrastructure, power grids, banks, telecom networks, hospital. CERT in Indian Computer Emergency Team की रिपोर्ट्स बताती है कि हर साल लाखों साइबर अटैक्स फेस किए करते हैं. रैंसमवेयर अटैक्स होते हैं हॉस्पिटल्स पर, फिशिंग अटैक्स ऑन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इवन अटेम्प्ट्स टू हैक द डिफेंस नेटवर्क. देयर आर नॉट जस्ट क्राइम्स, ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है. साइबर वॉर अगर सिर्फ हॉलीवुड की फिल्मों की बात नहीं रही बल्कि एक रियलिटी है. सो दी summarize India's major cyber security challenges are weak data protection and privacy safeguard, increasing financial and identity threat, lack of regulation for AI and deepfake, growing attacks on critical infrastructure. Technology is growing faster than our law enforcement and judicial systems can adapt. और यही imbalance, the gap between the speed of innovation and speed of the regulation creates the perfect space for cyber crime. So now the question arises, अगर challenges इतने बड़े हैं तो हमारा legal system इनसे कैसे निपट रहा है. Let's move to the next part, that is legal framework and gaps. अब तक हमने देखा कि साइबर थ्रेट्स कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं, डीप फेक, फ्रॉड्स, रैंसमवेयर अटैक्स. बट द रियल क्वेश्चन इज, क्या हमारा कानून इन सब नई चुनौतियों को सामना करने के लिए तैयार है. लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इंडियाज लीगल फ्रेमवर्क लुक्स लाइक एंड वेयर द गैप इज. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 सबसे पहले यह बात करता है कि प्राइमरी साइबर लॉ की द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, इट वाज इंडियाज फर्स्ट लॉ to deal with the cyberspace, designed mainly for e-commerce, e-signatures and digital authentication. At the same time, nobody imagined AI, blockchain and cyber terrorism. So while it was revolving in 2000, today it feels outdated and reactive. For example, the IT Act focuses more on offenses like hacking, Section 66, or phishing offenses, Section 67, but it does not clearly define data breaches, ransomware or AI misuse. In short, technology evolved but the law stay in slow motion. IPC, Evidence Act and judicial approach. The Indian Penal Code IPC and the Indian Evidence Act are also used in the cyber cases, but they were made for a physical world, not a digital one. For instance, proving an email or WhatsApp message but in court was once confusing. The Supreme Court clarified in Anwar PV and PV Bakshar case that electronic records are
admissible only if supported by a valid section 65B. This case showed that the courts are adapting but slowly, and we need speed and specialization in digital forensics and cyber evidence threatening. The landmark case of Shreya Singhal 2050, another important judgment, Shreya Singhal versus Union of India 2015, the Supreme Court struck down Section 66A of the IT Act, which punished offensive messages online. Why? Because it violated freedom of speech under the आर्टिकल 19(1)A. यह जजमेंट बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसने क्लियर किया कि ऑनलाइन वर्ड भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन फ्रीडम का हिस्सा है जो हमें ऑफलाइन मिला है. सो वाइल द judiciary is processing citizen rights, the challenge is balancing it with cyber safety. Data protection law, a new step forward in 2023. India finally introduced the Digital Personal Data Protection Act, which is DPDPA. It is a big step forward protecting citizen personal data, but still expert says it gives too much power the government and not enough clarity on data localization and surveillance limit. So yes, the law is improving, but the question remains if it is strong enough to stop misuse or data leaks before they happen. Institutional framework, where do have the institutional like CERT, Indian Computer Emergency Response Team, and National Critical Information Infrastructure Protection Center. They handle cyber incidents and report attacks, but enforcement at the ground level is still weak. Police officers need better cyber training, and we need more cyber codes for quick trials. Summary is that the IT Act 2000 outdated, and AI and modern threats, IPC and Evidence Acts not fully digitally ready, slowly judicial adoption, DPDPA progressive but with the loopholes. So जैसे 5G के ज़माने में अगर हम 2G का कानून चलाएंगे तो सिक्योरिटी ब्रीच होना ऑलमोस्ट तय है. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर हमारे कानून में ये कमियां हैं तो हम बैलेंस कैसे बनाएं? हाउ कैन वी ट्रूली बैलेंस टेक्नोलॉजी एंड लॉ सो द इनोवेशन continues just but justice and safety are not compromised. Let's move to part 4, that is a balancing technology and law. Friends, technology and law are like the two wheels of the same car. अगर एक पहिया बहुत तेज चल रहा है और दूसरा पीछे जाए तो गाड़ी गिर जाती है. Similarly, if technology race ahead without regulation, chaos follows. And but if law tries to over control innovation, progress dies. So harmony, not dominance, is the real need. India has taken some important steps. Our Information Technology Act 2000, a milestone, but now we have moved further with the Digital Personal Data Protection Act 2023, and the process Digital India aims to represent the old IT Act. Let me tell you a short story. In 2016, UPI, a small simple idea, was launched. Today it processes more than 12 billion transactions per month. But do you know why it is succeed? Because regulation like RBI and NPCI work with innovators, not against them. There was a trust dialogue and constant testing. यही संतुलन है टेक्नोलॉजी और लॉ के बीच का, जहां दोनों एक दूसरे के साथ कदम मिलाकर चलते हैं. सो हाउ कैन इंडिया स्ट्रेंथ दिस बैलेंस इवन मोर? Let's look the 5 practical ideas. First, adaptive laws. Now rigid laws, technology changes every 6 months. Laws takes years. Hence our legal framework should be principle based, not the device based. For example, instead of writing law only for computers or mobile phones, we must frame them for digital devices or data system. In general, यह लचीलापन कानून को फ्रस्ट्रेट बना देता है. टेक इथिक्स एजुकेशन.
cybersecurity is not just a governance issue, it is a citizen habit. So, a student who understands the rights and wrong in cyberspace will grow into a responsible netizen. जैसे ट्रैफिक रूल्स हमें सड़क पर सुरक्षित रखते हैं, वैसे ही साइबर इथिक्स हमें ऑनलाइन सुरक्षित रखता है. प्राइवेसी partnership. In 2022, India set up a cyber crisis management plan with inputs from private tech companies. When private sector innovation meet public sector policy, the result is both secure and scalable. Specialized cyber course and training. Imagine a judge trying to understand blockchain or quantum encryption with basic knowledge. It's not enough. We need cyber judicial training, special cyber benches, and digital forensic units in every state. Law cannot balance technology unless the interpreter of law understanding technology. International cooperation cybercrime has no border, so our response can't be limited to one country. India should play a leadership role in forming a global cybersecurity convent, just like पेरिस एग्रीमेंट. अगर टेक्नोलॉजी ग्लोबल है तो उसका कानून भी ग्लोबल होना चाहिए. फ्रेंड्स, बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड लॉ इज नॉट ए वन टाइम एक्ट, इट इज़ अ continuous process. It requires courage from lawmakers, creativity of technology, and from citizens. Kabir ji once said, "धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए." Kabir just reminded us that the growth takes time and balance. Likewise, is in the new technology, law awareness, then one day India will become not only a digital India but also secure India. So let's promise ourselves today that as citizens, students, lawyers, and digital users, we will not see technology and law as opponent but as partners in building a safer, smarter Bharat. Cybersecurity, the road ahead. Friends, we are moving ahead with the digital age. The question before is not should we use technology, because the truth is we already are surrounded by it. अब सवाल ये नहीं है कि हम टेक्नोलॉजी अपनाएं या नहीं अपनाएं, सवाल ये है कि अब हमें इसे सुरक्षित और जिम्मेदारी से कैसे अपनाएं. साइबर सिक्योरिटी आज सिर्फ टेक्निकल इशू नहीं है, इट्स अ नेशनल इशू, लीगल इशू एंड ह्यूमन इशू. इन अ कंट्री लाइक इंडिया, जहां हर नागरिक का डेटा, हर बिजनेस का सिस्टम और हर इंस्टीट्यूट का फ्यूचर ऑनलाइन है, देयर कैन बी नो डिजिटल इंडिया विदाउट सिक्योर इंडिया. लेट मी टेल यू अ शॉर्ट कहानी. एक राजा ने एक सुंदर ग्लास पैलेस बनाया, बहुत चमकीला था वो. पीपल कम देयर फॉर टू सी इट, बट वन डे अ स्मॉल क्रैक appears on one wall. No one cared until the crack spread. The palace looks the same from outside, but it was fragile from inside. हमारा डिजिटल इंडिया भी ऐसा ही है. It shines with innovation, but small cyber cracks, data leaks, ransomware, phishing attacks can slowly weaken its foundation. So the question is, how do we strengthen that foundation? Let's look at 5 key directions. The road ahead for the India cyber security. First, cyber awareness. From Gram Sabha to Sansad, cyber safety must become a culture, not just a course. Even citizens from student doing online classes to an MP signing e-files must know the basic strong password, data safe links, data privacy, two-factor authentication. जैसे स्वच्छ भारत ने साफ सफाई को आदत बना दिया, वैसे ही साइबर सुरक्षा भारत को भी एक मोमेंट बनाना होगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अ डबल एज स्वॉर्ड. AI can detect threats
faster than humans, but AI can also create fake news, fake videos, fake identification. इसलिए हमें सबसे चुनौती यही है कि हम AI का उपयोग रक्षा के लिए करें, धोखा देने के लिए नहीं. For this, India must introduce AI accountability laws, ensuring every AI system is transparent about its purpose, data, and human supervision. Data protection from policy to practice the Digital Personal Data Protection Act 2023 is a great start, but law alone is not enough. जब आप किसी का डेटा सुरक्षित रखते हैं तो आप उसकी इज्जत और पहचान दोनों की रक्षा करते हैं. रिमेंबर, प्राइवेसी इज नॉट अ लग्जरी, इट्स ह्यूमन राइट. Encountering ethical hacker and cyber research in the digital world. Hackers are like warriors. Some attacks, some protects. We need to nurture the second kind. Government and the universities should open cyber innovation labs where the law student, engineers and police officers work together. Imagine a lawyer who understands firewalls and a coder who understands the constitution. That's the perfect blend of technology and law. Global cyber peace diplomacy. So in India must take the lead in building a global cyber peace, just like we once lead the world with non-violence. अब हमें डिजिटल बनना होगा, संदेश देना होगा. Before I conclude, I would like to express my heartfelt gratitude to Hammurabi Tablets YouTube team for inviting me to share my thoughts on such a timely and meaningful topics, balancing technology and law. साइबर सिक्योरिटी चैलेंजेस इन इंडिया. मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे प्रोफेसर सर और प्रिंसिपल मैडम का, जिन्होंने हमें हमेशा प्रोत्साहित किया कि हम सिर्फ पढ़े नहीं, सोचे और अपनी सोच को समाज तक पहुँचाए. अ बिग थैंक यू टू माय कॉलेज एंड constantly encouraging students to engage with ideas that connect law with life. This platform is not just about a lecture, it's about learning with purpose. I also thank the entire audience, students, teachers, professionals, जिन्होंने आपका कीमती समय लगाकर इस डिस्कशन में हिस्सा लिया. आपकी क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस ही भारत को एक सुरक्षित डिजिटल राष्ट्र बनाएगी. टेक्नोलॉजी गिव अस स्पीड, लॉ गिव्स अस डायरेक्शन, और जब दोनों साथ चलते हैं तभी होता है विकास और विश्वास. थैंक यू एवरीवन. लेट्स कंटिन्यू दिस जर्नी ऑफ लर्निंग एंड अवेयरनेस टुगेदर. Vishal, thank you very much. It was nice hearing as regards the entire cyber security, and I think you have exposed and you have expressed the problems which are ongoing not only in India but I presume globally these problems are going on. So thank you for that. A small token from Hammurabi to you. Thank you.